नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है वापस नीट केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 4 और आज हम मैटर के भीतर छिपी एक लय को सुनेंगे। एक सुंदर विचार पर जरा रुकिए। अगर आप हर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के क्रम में खड़ा कर दें और उस लाइन पर चलें तो उनके गुण बेतरतीब नहीं भटकते। वे बढ़ते हैं, घटते हैं और लौट आते हैं, बार बार एक ढोल की थाप की तरह। जब सारा ने पहली बार पीरियोडिक टेबल देखी तो उसे लगा यह बस रखने वाला एक भरा हुआ चार्ट है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। यह एक लय का नक्शा है और जिस दिन आप यह लय पढ़ना सीख जाते हैं, आप किसी एलिमेंट का व्यवहार उसे छूने से पहले ही बता सकते हैं। आज 190 एट अ टाइम हम पीरियोडिक रिदम पढ़ना सीखेंगे। एक धीमी सांस लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स के गुण नियमित अंतराल पर क्यों दोहराते हैं और इसका कारण क्या है। दूसरा, टेबल के 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वे 4 मोहल्ले जहां एलिमेंट्स रहते हैं। तीसरा, परेट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे बदलते हैं जब आप पीरियड में आगे और ग्रुप में नीचे जाते हैं। चौथा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वे मशहूर अनोमलीज जो स्मूथ पैटर्न को तोड़ती है। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और ऑर्डर के सवाल, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार हैं? 1 आइडिया एट अ टाइम। चलिए लॉ से ही शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक सिंपल और गहरी बात कहता है। एलिमेंट्स के गुण उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। एलिमेंट्स को बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में सजाइए और उनके गुण नियमित अंतराल पर लौट आते हैं। और यही इसका कारण है, पूरे खेल का दिल। यह दोहराव इसलिए होता है क्योंकि आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट दोहराता है। जिन एलिमेंट्स की आउटर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है, उनका व्यवहार भी एक जैसा, तो इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न केमिस्ट्री का पैटर्न बन जाता है। टेबल इसी को दिखाने के लिए बनी है। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं, कुल 7। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, कुल 18। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, इसलिए वे केमिकल चचेरे भाई होते हैं। और आखिर में हम टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं, उस सब शेल के नाम पर जो भरी जा रही होती है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स, 4 मोहल्ले और सब में बहती एक ही लय। इस नक्शे को ध्यान से देखिए क्योंकि ये 2 एरोज पूरे चैप्टर के हर थ्रेड का ताला खोल देते हैं। पहले एम्बर एरो को फॉलो कीजिए, पीरियड में बाएं से दाएं जाते हुए। उल्टा लगता है, पर कारण ये है, हर कदम न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है। बढ़ी हुई न्यूक्लियर खिंचाव उस शेल को अंदर की ओर खींच लेती है, इसलिए एटम छोटा होता जाता है। अब वायलेट एरो को फॉलो कीजिए, ग्रुप में नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। हर नीचे का पीरियड एक पूरी नई शेल जोड़ता है, न्यूक्लियस से और दूर, इसलिए एटम फूल जाता है। पीरियड में सिकुड़ता, ग्रुप में बढ़ता। अब सुंदर हिस्सा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेडियस का बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे पीरियड में बढ़ते हैं और ग्रुप में घटते हैं। वे साइज का आईना है। और इस स्लाइड से एक मास्टर आइडिया साथ ले जाइए। एक छोटा कसा हुआ एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती से पकड़ता है, इसलिए जहां भी एटम छोटा है उसे आयनाइज करना मुश्किल है और वह स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइज का ट्रेंड सीख लीजिए, बाकी सब उसकी परछाई की तरह पीछे चलेंगे। अब साइज को और करीब से देखते हैं, क्योंकि आयंस एटम से अलग बर्ताव करते हैं। पहला,
वही एटॉमिक ट्रेंड जो हमने अभी देखा, पीरियड में रेडियस घटता है, ग्रुप में बढ़ता है। आरो मैप जैसा ही, तो यह तो आपका हो ही चुका है। दूसरा, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन यानी केशन बनता है तो वह छोटा हो जाता है। सोडियम आयन बनाम सोडियम एटम को सोचिए। एक इलेक्ट्रॉन के जाते ही न्यूक्लियस बचे इलेक्ट्रॉन्स को और कसकर खींचता है और कभी कभी पूरी बाहरी शेल ही गायब हो जाती है। तीसरा, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन पाकर नेगेटिव आयन यानी एनियन बनता है तो वह बड़ा हो जाता है। क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम से बड़ा होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड फुला देता है। और चौथा, वो चॉप जो नीट को बहुत पसंद है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये वे आयंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स हैं वो सबसे जोर से खींचता है और सबसे छोटा होता है। तो ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन में साइज का क्रम बनता है। ऑक्साइड बड़ा फ्लोराइड से, फ्लोराइड बड़ा सोडियम आयन से, सोडियम आयन बड़ा मैग्नीशियम आयन से। ज्यादा प्रोटॉन्स, छोटा आयन, इसे ध्यान से समझिए। अब एनर्जी की ओर। इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल है और एक इलेक्ट्रॉन पाने पर कितनी एनर्जी निकलती है। पहला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी एक न्यूट्रल गैसियस एटम से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचकर निकालने की एनर्जी। एटम जितनी जोर से पकड़ता है यह मान उतना ही ऊंचा। दूसरा, ट्रेंड। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में घटती है। यह रेडियस का आईना है। छोटा एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कसकर पकड़ता है, इसलिए एक को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तीसरा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा बढ़ती है, दूसरी पहली से बड़ी, तीसरी दूसरी से बड़ी। और एक बहुत बड़ा जंप उसी पल आता है जब आप किसी स्टेबल नोबल गैस कोर में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। वह जंप ग्रुप ढूंढने का नीट का फेवरेट संकेत है। चौथा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वह एनर्जी जो निकलती है जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। हैलोजन सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं क्योंकि वे पूरी शेल से बस एक इलेक्ट्रॉन कम है। और पांचवा, वह अनामली जो याद रखनी है। क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा एनर्जी छोड़ता है और सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा। दूसरे पीरियड के एटम्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतने छोटे होते हैं कि आता हुआ इलेक्ट्रॉन भीड़ और रिपल्शन महसूस करता है। इसलिए थोड़ा बड़ा एटम असल में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत करता है। अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ग्राफ, पीरियड 2 में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से नियॉन तक। लाइन के आकार को देखिए। कुल मिलाकर लाइन बाएं से दाएं चढ़ती है। जैसा हमने कहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ती है। लिथियम नीचे है और आसानी से आयनिस होता है, नियॉन सबसे ऊंचा। लेकिन ये चढ़ाई स्मूथ नहीं है। इसमें 2 डिप्स है और नीट इन्हें बहुत चाहता है। पहला डिप बेरिलियम से बोरोन तक है। बेरिलियम की 2 सब शेल ठीक से भरी है, लेकिन बोरोन का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 2p सब शेल में घुस गया है, जो एनर्जी में थोड़ी ऊंची है और निकालने में आसान है। इसलिए बोरोन ज्यादा प्रोटॉन्स होते हुए भी बेरिलियम से आसानी से आयनिस होता है। दूसरा डिप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक है। नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड p सब शेल है, जो एक्स्ट्रा स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन देने में हिचकती है। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो पेड है और रिपल्शन महसूस करता है, इसलिए वह आसानी से निकल आता है। नाइट्रोजन एक छोटी चोटी पर बैठा है और ऑक्सीजन उससे थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो इसे याद रखिए, 2 डिप्स 2 कारण। बेरिलियम से बोरोन का डिप सब शेल का बदलाव है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का डिप हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। इस आकार को मन में खींच लीजिए क्योंकि यही ग्राफ बार बार पूछा जाता है। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। 1, 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी डिप्स, बेरिलियम से बोरोन सब शेल के बदलाव से और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी से। दोनों को ठंडे दिमाग से रट लीजिए। 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा छोड़ता है और सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा।
छोटा दूसरे पीरियड आटम आते इलेक्ट्रॉन को भीड़ में डाल देता है। 3. किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, इसलिए जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स है वही आयन छोटा होता है। 4. डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम मैग्नीशियम जैसा, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसा और बोरॉन सिलिकॉन जैसा, हर एक अपने से नीचे और दाएं तिरछे बैठा एलिमेंट। 5. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बहुत बड़ा जंप लेती है जब अगला इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल नोबल गैस कोर से खींचना पड़े। बहुत जंप बताता है कि एटम के पास कितने आसान इलेक्ट्रॉन्स थे। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी assertion true, reason false. Option D, assertion false, reason true. पहला assertion, बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है। रीजन, बोरॉन का सबसे भारी इलेक्ट्रॉन 2p सब शेल में है जो बेरिलियम की भरी 2 से ऊंची एनर्जी पर है। हर एक को अलग जांचिए। assertion true है, हाँ बोरॉन बेरिलियम से नीचे डिप करता है। रीजन ट्रू है, हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, निकालने में आसान 2p इलेक्ट्रॉन ही तो कारण है कि बोरॉन आसानी से आयोनाइज होता है। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है। रीजन, ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से ज्यादा है। अब रुकिए, असर्शन ट्रू है, ऑक्सीजन सच में नाइट्रोजन से नीचे डिप करता है। रीजन भी ट्रू है, ऑक्सीजन में सच में एक प्रोटॉन ज्यादा है लेकिन ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर धकेलता, नीचे नहीं। असली कारण है नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड शेल। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी, यही वो ट्रैप है जिसमें जान हर बार फंसता है। तीसरा असर्शन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव है। रीजन, क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है। पहले रीजन जांचिए, हाँ क्लोरीन बड़ा है। अब असर्शन, लेकिन हमने सीखा कि क्लोरीन ना कि फ्लोरीन ज्यादा एनर्जी छोड़ता है क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा है कि आते इलेक्ट्रॉन को भीड़ में डाल देता है। तो असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस सीजियम, अल्कली मेटल्स के सबसे नीचे स्टेबल एलिमेंट्स में सबसे बड़ा, विशाल और ढीला पकड़ा हुआ। सबसे ऊंची फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम, नन्हा पूरी शेल के साथ जिसे वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए सबसे जोर से पकड़ता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, याद रखिए क्लोरीन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का बिना भीड़ के स्वागत करता है। और सबसे ऊंची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर दाएं, साझा इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे लालची। अगर चारों जवाब रिव्यू से पहले आपके मन में आ गए तो लय अब आपकी होने लगी है। ये नीट का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटता है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिस आयन के ज्यादा प्रोटॉन्स हो वह बड़ा होता है। जवाब देने से पहले मैग्नीशियम आयन के बारे में सोचिए। स्टेटमेंट 3, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। हमारे ग्राफ के डिप को याद कीजिए। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। रेडियस सच में पीरियड में घटता है और नाइट्रोजन सच में ऑक्सीजन से ऊपर बैठता है अपनी हाफ फिल्ड शेल के कारण, लेकिन दूसरा गिर जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में ज्यादा प्रोटॉन्स का मतलब छोटा आयन बड़ा नहीं। यही उलटफेर व काउंटर एग्जाम्पल है जिसे एग्जाम हॉल में साथ लेकर जाइए। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उतना बड़ा आयन। कितना रीजनेबल लगता है, ज्यादा प्रोटॉन्स बड़ा एटम है ना। डेविड महीनों तक यही मानता रहा, लेकिन सच ये है
जब इलेक्ट्रॉन की संख्या तय हो तो ज्यादा प्रोटॉन्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींचते हैं, इसलिए आयन छोटा होता है। मैग्नीशियम आयन अपनी सीरीज में सबसे छोटा है और ऑक्साइड सबसे बड़ा। ज्यादा प्रोटॉन्स, कसी पकड़, छोटा आयन। मिथ 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में एकदम स्मूथली बढ़ती है, बड़ा साफ लगता है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा एनर्जी, सीधा ऊपर। सच, यह 2 बार डिप करती है, बेरिलियम से बोरॉन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊंची पर सब शेल में जाता है, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड शेल एक्स्ट्रा स्टेबल है। चढ़ाई जारी रहने से पहले 2 डिप्स एग्जाम में सीधी लाइन मत खींचिए। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर। नियम ये है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वो हल जो आपने आज बनाई है। क्वेश्चन 1, किस एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ऊंची है? सोचिए, ऊपर दाएं, नन्हा, पूरी शेल, हीलियम। क्वेश्चन 2, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन की सीरीज में सबसे छोटा कौन है? बराबर इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन 3, ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रॉन पाने पर कौन ज्यादा एनर्जी छोड़ता है? बड़ा कम भीड़ वाला एटम, सल्फर। क्वेश्चन 4, बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम क्यों है? क्योंकि बोरॉन का बाहरी इलेक्ट्रॉन ऊंची 2p सब शेल में बैठता है, निकालने में आसान। और क्वेश्चन 5, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऊपर दाएं, छोटा और लालची, फ्लोरीन। अगर ये जल्दी आ गए तो आज की लय सच में आपकी है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गुण बढ़ते एटॉमिक नंबर के साथ दोहराते हैं, क्योंकि आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन दोहराता है और टेबल s, p, d और f ब्लॉक्स में बढ़ती है। पीरियड में एटॉमिक रेडियस सिकुड़ता है, ग्रुप में बढ़ता है और बाकी ट्रेंड साइज के पीछे चलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ते हैं और ग्रुप में घटते हैं। रेडियस का आईना 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी डिप्स है, बेरिलियम से बोरॉन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन को हराता है जबकि सल्फर ऑक्सीजन को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में ज्यादा प्रोटॉन्स का मतलब छोटा आयन और डायगोनल रिलेशनशिप पीरियड 2 और पीरियड 3 पड़ोसियों को जोड़ता है, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम। और अगली क्लास हम मॉलिक्यूल के अंदर चलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, भाग 1, लुईस स्ट्रक्चर्स और बासेपर थ्योरी, जो हर मॉलिक्यूल का आकार तय करती है। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने पीरियोडिक रिदम सुनना सीख लिया है। जो एक भरा हुआ चार्ट लग रहा था, वह असल में एक नक्शा है, साइज का, एनर्जी का, व्यवहार का, सब एटॉमिक नंबर के साथ ताल में उठते और गिरते हुए। ट्रेंड्स को एक बार सच में सीख लीजिए और आप फिर कभी एलिमेंट्स एक एक करके नहीं रटेंगे। आप बस टेबल पढ़ेंगे और जान जाएंगे। सारा, डेविड, लिसा और जॉन सब इस चार्ट के सामने खोए हुए थे, जब तक कि जिस दिन लय समझ में आ गई। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात 2 एरोज और 2 डिप्स को धीरे से एक बार वन आइडिया एट अ टाइम आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं मॉलिक्यूल के अंदर।